लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। क्या डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र है? तो आंसर है नो, ट्रांसफ़र नहीं है। तो क्या इस कन्वर्जन पर कैपिटल गेन अराइज करेगा? तो आंसर है नो, क्योंकि ट्रांसफ़र तो है नहीं। ट्रांसफ़र नहीं हो और कैपिटल गेन हो, सिर्फ एक ही जगह होता है, क्या है बताइए? कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल रहा है? क्लेम। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं था, ट्रांसफ़र नहीं होने के चलते कैपिटल गेन नहीं हुआ। तो इसमें पढ़ना क्या था? बोला कि डिवेंचर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र नहीं है, कैपिटल गेन नहीं होएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इन दोनों का कॉस्ट कितना? तो क्या है ट्रिक बताइए? लेफ्ट साइड से क्या उठाते हैं? वैल्यू। और राइट साइड से क्या उठाते हैं? नंबर। ये वैल्यू क्या चीज़ का? कि डिवेंचर कितना कन्वर्ट हुआ, कितना रुपया का। प्रेफरेंस शेयर कितना रुपया का कन्वर्ट हुआ। डिवेंचर का कन्वर्जन है इक्विटी शेयर, तो पहले मान लीजिए कन्वर्जन के पहले 100 रुपया था, एक ही डिवेंचर था 100 रुपया, और कन्वर्जन के बाद अब ये 20 रुपया हो गया। तो रिडक्शन इन वैल्यू कितना का हुआ? 80। इसी 80 के लिए ना मान लीजिए 5 हमको इक्विटी शेयर मिला, तो 5 इक्विटी शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 80। तो पहला नियम क्या? पहला नियम ये कि भैया ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है। ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है तो कैपिटल गेन अराइज करेगा? नो। बोला इन दोनों इक्विटी शेयर का दाम कितना? बोला जितना का डिवेंचर या जितना का प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हुआ। ठीक। जब इस इक्विटी शेयर को हम बेचेंगे तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए इस इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय हम क्या करेंगे? बोला डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग इसमें ले जाके जोड़ देंगे। यही तो अभी तक पढ़ते आए हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है तो और एसेट मिल रहा है तो 2 गुण के साथ आएगा, पीछे वाला दाम इसका दाम और पीछे वाले का पीरियड ऑफ होल्डिंग इसके पीरियड में जुड़ जाएगा। बोला हाँ सर, इस इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड निकालते समय इन दोनों का होल्डिंग पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ये दोनों अगर 1/2/2018 के पहले हम खरीदे थे तो इस इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट कभी भी हो, माना जाएगा कि वो 1/2/18 के पहले का ही खरीद है। और 1/2/18 के पहले खरीदने से क्या इफेक्ट आता है? बोला उसका कॉस्ट जो है वो ए और बी में जो हायर है वो, और बी खुद क्या है? लोअर 1 और 2 का। ये सब लोग पढ़ चुके हैं, रिकैप कर रहे हैं। वो उम्मीद है कि आप लोग भी पढ़ के आए होंगे, क्वेश्चन बना के आए होंगे, क्वेश्चन डिस्कस करना है। यही ना पढ़े थे कि डिवेंचर का कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी शेयर में, तो ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है। इक्विटी शेयर का दाम कितना? जितना का डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर घटा है। लेकिन अगर इन दोनों को हमने 1/2/2018 के पहले खरीदा है तो ये कभी भी अलॉट हो, माना जाएगा कि ये भी 1/2/2018 के पहले का है। बोला ठीक है सर। तो उससे क्या होगा? बोला उससे ये होगा कि इनका दाम इन दोनों में जो कम है वो कि हाइयर। बोला हाइयर। ए क्या है? तो बोला जो दाम निकल के आया। और बी क्या है? बोला इन दोनों में जो लोअर है वो। लोअर में क्या है बताइए? यहाँ क्या था? FMV। यहाँ पे जो FMV है और दूसरा FVC, कि भैया जब भी भेजोगे उस समय का जो भी FVC है। इसी पे ना क्वेश्चन था। आइए जरा क्वेश्चन पे आइए। आर एक्वायर्ड 200 लिस्टेड डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 15/5/2008। देखिए इसका अलॉटमेंट कितना तारीख को हुआ? 15/5/2008। 2018 1 फरवरी के पहले। तो अब इस डिवेंचर का कभी भी कन्वर्जन हो इक्विटी शेयर में, वो डिवेंचर माना जाएगा कि कब जन्मा है? तो बोला वो इक्विटी शेयर कब माना जाएगा जन्मा है? 1/2/2018 के पहले। 50% वैल्यू ऑफ द डिवेंचर वॉज कन्वर्टेड इनटू 4 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स each for every debentures held of the face value of ₹10 each on 20/8/2015 are therefore received
800 shares of face value of ₹10 each and left with 200 debentures of ₹50 each. The shares were sold on, शेयर्स कब बेचा? 2/3/2023 को, कितना रुपये में? 100, थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज एंड आर पेड ₹80 एज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स. सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का कुछ अलाउबिलिटी है? बोला कोई अलाउबिलिटी नहीं है. कैपिटल गेन में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो आप पे कीजिएगा तो कोई अलाउबिलिटी नहीं है. लेकिन यहाँ क्यों कह रहा है कि पे किया है बेचने पे? ये जो 1/2/2018 के पहले वाला शेयर है, ये किस तरह के कैपिटल गेन को जन्म देता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. नॉर्मल वाला कि 112A वाला? बोला 112A वाला. 112A वाला में क्या नियम है? बोला कि खरीदने के समय और बेचने के समय सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे की है. बोला कि 1/2/2011 वाला का LTCG का सबसे पहला गुण ये है कि भैया लॉन्ग टर्म होने के बावजूद इनका इंडेक्सेशन करने नहीं मिलता है. और दूसरा, इनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. कुछ रुपया तक एग्जेम्प्ट है और कुछ रुपया पर टैक्स है. पढ़ेंगे वो सब बाद में. 112A का स्पेशलिटी ये है, नो इंडेक्सेशन अलाउड. ठीक है ना. और 112 के लिए इक्विटी शेयर के खरीद और बिक्री दोनों पर आपको क्या पे करना होगा? STT. और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बेचने के समय, ट्रांसफ़र के समय क्या पे करना होगा? STT. यही ना पढ़े हम लोग पहले? बोले हाँ सर. जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, हम लोग बनाए भी थे, कहे थे कि आप लोग को बना के लाने के लिए. जिन लोगों ने नहीं बनाया है कृपया करके वीडियो को पॉज करके बना लें, उसके बाद आगे देखें. सिर्फ कॉपी डाउन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. आइए देखिए उसका प्रेजेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 15 का प्रेजेंटेशन देखिए. SSC का नाम क्या है? आर. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ आर फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना बेच रहा था? क्वेश्चन में क्या था? ₹100 पर में बेचा था. 100 रुपया. देखिए क्या है, 800 को बेचा, 100 रुपये के हिसाब से 80,000. ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इवन दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों ले रहे हैं? इंडेक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? बोला कि क्योंकि सर ये 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. बोला 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे जज किए? तो क्वेश्चन में देखिए कि हमारा डिवेंचर जो हमको मिला था वो कितना तारीख को मिला था? 15/5/2008. 1/2/2018 के पहले. 1/2/2018 के पहले था. और देखिए क्या है, कौन सा डिवेंचर है? लिस्टेड डिवेंचर्स है. यानी इस पर हम क्या पे किए होंगे? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. ठीक है ना. आगे चलिए. हमारा इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट देखिए 20/8/2015 है. 1/2/2018 के पहले. बोला सर इस वाले अलॉटमेंट का तो कुछ देखना ही नहीं है. हमारा काम हो क्या रहा है कि हमको डिवेंचर के लिए इक्विटी शेयर मिल रहा है. तो डिवेंचर के लिए इक्विटी शेयर जब मिलता है तो इस इक्विटी शेयर का जन्म किस दिन माना जाएगा? जिस दिन डिवेंचर जन्मा था. और डिवेंचर भाई साहब कब जन्मे हैं? 15/5/2008. 1/2/2018 के पहले. चलिए, तो इनका कॉस्ट ऑफ एक्शन कैसे निकला? नोट 4 में आया है 80 रुपया है. उसके पहले देखिए नोट 1 क्या है. LTCG 112A, दस नो इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इवन दो द कैपिटल गेन इज LTCG. समझ रहे हैं? ये नॉर्मल LTCG नहीं है. ये कौन वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? बोला सर ये 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसलिए इनका यहाँ पर इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का नहीं हुआ. दूसरा, सेक्रेटरी ट्रांजेक्शन पेड नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड एज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर. क्यों? ऐसा नियम है, इसलिए. इसका फंडा थोड़ी देना है कि क्यों नहीं अलाउ किए. बोला भाई अलाउ नहीं करने देता है इसलिए नहीं अलाउ किए. ठीक है. आइए जरा नोट 3 पॉज करके जट डाउन कर लीजिएगा. अगर ऐसा ही सॉल्व किया है या ऐसे बेहतर सॉल्व किया तो कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईच शेयर रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन. कन्वर्जन के पहले वैल्यू कितना था? 200 डिवेंचर था 100 रुपये के दाम से 20,000 का. कन्वर्जन के बाद का हाल क्या है?
200 ही डिवेंचर है, लेकिन वैल्यू 50 रुपया हो गया, तो 200 गुने 50 कितना हो गया? 10,000। तो रिडक्शन इन वैल्यू कितना हुआ? 10,000। इस 10,000 वैल्यू कितना घटा? 10,000। कितना मिला? 800। तो हर एक का दाम कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 800, 12 रुपया 50 पैसा। अब नोट 4, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर ईच शेयर शैल बी दी हायर ऑफ द टू एज डिवेंचर वॉज परचेज प्रायर टू 1/2/2018। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों हमको उठाना पड़ता है? क्योंकि ये जब बिक रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रहा है। कौन सा वाला? 112A वाला। 112A देने वाले एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है। बोला वो इसमें और इसमें जो बड़ा है वो, और जो दूसरा है वो अपने इन दोनों में जो छोटा है वो। ठीक है, क्या है भैया? द कॉस्ट कितना निकला है? 12 रुपया 50 पैसा। और लोअर ऑफ FMV ऑन द डेट 31/1/2018 को वैल्यू कितना था हर एक शेयर्स का? 80 रुपया। और फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन जब बेचे थे तो कितना में बेच रहे हैं? 100 रुपया में। तो इन दोनों में जो लोअर है उठा लिए, कितना उठा लिए? 80। और इसमें जो हायर है उठा लिए। हायर कौन है? 80। तो हर एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 80। क्लियर है? देखिए ये 12 रुपये 50 पैसा सीधे सीधे क्यों नहीं कॉस्ट मान लिए? मान लेते अगर ये डिवेंचर का खरीद हम 1/2/2018 के बाद करते हैं। हम मान लीजिए कि 2020 में डिवेंचर खरीदते ये वाला ऐसे, और 2020 में 21 में हमको कन्वर्जन हो जाता और हम 2030 में बेच रहे होते, तो हम ये सॉल्व ही नहीं कर रहे होते। ये सॉल्व करने का पर्पस क्यों आया? क्योंकि हमको जो इक्विटी शेयर मिला है वो डिवेंचर के कन्वर्जन पे मिला है, और वो डिवेंचर हम कितना तारीख के पहले खरीदे थे? 1/2/2018 के पहले। हम क्या बताए थे? 1/2/2018 को या उसके बाद। ये नियम इसलिए आया क्योंकि 1/2/2018 के पहले इस वाले पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था ना, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता था? एग्जेम्प्ट। इसलिए ये नियम आया। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकाल लिए कि भाई कन्वर्जन के चलते मेरा कॉस्ट क्या होगा, और फिर हम निकाले कि 1/2/2018 के चलते मेरा कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, पॉज करके इसको भी कॉपी कर लीजिए, और पॉज करके इसको भी कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राम एक्वायर्ड 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 15/6/2010। देखिए प्रेफरेंस शेयर 15/6/2010 यानी 1/2/2018 के पहले 50% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स वर कन्वर्टेड इनटू 400 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। 400 इक्विटी शेयर मिला, 2000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया ईच का दाम था। ठीक है ना, तो 2000 गुने 10 कितना हो गया था? 20,000। 20,000 में 50% का रिडक्शन हुआ, यानी 10,000 घटा। 10,000 के एवज में हमको कितना शेयर मिल रहा है? 400। लेफ्ट साइड से क्या उठाएंगे? वैल्यू, और राइट साइड से क्या उठाएंगे? नंबर। तो 400 जो शेयर मिला वो कितना रुपया के प्रेफरेंस शेयर के घटौती के चलते? तो 10,000। तो एक का दाम निकल जाएगा। चलिए 20 जिस दिन ये कन्वर्जन हुआ था 20/12/2018, देखिए 1 फरवरी 2018 के बाद, लेकिन तब भी ये इक्विटी शेयर जब बिकेगा तो 112A वाला का होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालते समय कब का देखेंगे? बोला भाई जिस प्रेफरेंस शेयर के चलते मिल रहा है वो तो 1/2/2018 के पहले था, तो इसका भी सारा गुण 1/2/2018 के पहले वाला आ जाएगा। कन्वर्जन के दिन का वैल्यू दिया हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू, उसका कुछ करना है? बोला कुछ नहीं करना है। फिर बोला कि 400 में से हम 50% इक्विटी शेयर बेच दिए 100 रुपया में, यानी 200 बेच दिए थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज
और राम पेड 120 रुपया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। 31/1/2018 को देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150। उम्मीद है आप लोग बनाए होंगे, हम तो बनाए हैं आप लोग के लिए। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन कितना है, 100 रुपये के हिसाब से बेचा है 20,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया है, देखते हैं कैसे आ रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईच शेयर, वो सब नहीं लिखे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए इंडेक्सेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में लिखे थे। उम्मीद है आप लोग लिखिएगा, ये लिखे थे ना हम लोग कि इंडेक्सेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कौन वाला, 112A वाला, ठीक है। और एसटीटी पेड अलाउड नहीं करें क्योंकि एक्सपेंस नहीं अलाउड है, ये दोनों चीज़ कॉमन था इसलिए नहीं लिखे। यहाँ देखिए सीधे कॉस्ट पे गए, कन्वर्जन के चलते जो कॉस्ट है पहले वो निकाले। वैल्यू बिफोर कन्वर्जन कितना था, 20,000। वैल्यू आफ्टर कन्वर्जन कितना है, 10,000। तो रिडक्शन इन वैल्यू कितना है, 10,000। अब ये 10,000 जो वैल्यू घटा, इसके चलते हमको कितना शेयर मिल रहा है, 400। तो हर एक का दाम कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब चलिए, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईच शेयर शैल बी दी हायर ऑफ द टू एज प्रेफरेंस शेयर व परचेज प्रायर टू 1/2/2018। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम लोग फंडा क्यों लगा रहे हैं कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वो, क्योंकि ये इक्विटी शेयर 1/2/2018 के बाद हमको मिला, लेकिन जिस चीज़ के चलते मिला वो हम 1/2/2018 के पहले खरीदे थे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो यहाँ से निकल के आया था 25 रुपया हो गया। और द लोअर ऑफ, इन दोनों में जो लोअर है, FMV 31/1 का दिया हुआ था कितना, 150। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हर एक को हम बेच कितना में देते, 100। इन दोनों में लोअर कौन है, 100 उठा लिए, और इन दोनों में हायर कौन है, 100 उठ गया। तो हर एक का खरीद मूल्य 100 हो गया और हर एक का बेचने का मूल्य भी 100 था। तो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, नील। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको छोड़ रहे हैं पॉज करके नोट डाउन इसको भी कर लीजिएगा, और इसको छोड़ रहे हैं पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, दिख रहा होगा, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे। और क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, इसी से जस्ट बात। कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, शेयर होल्डर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एसेट। लास्ट क्लास में यही ना 3 टॉपिक पढ़े थे, हाँ। कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, शेयर होल्डर को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एसेट। बोला कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, लेकिन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है, कैपिटल गेन होगा। बोला हाँ ठीक है। क्या क्या जानते हैं इसमें, सबसे पहले यहाँ शेयर खरीदे, यहाँ कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, यहाँ हमको पैसा या एसेट मिला। क्या पढ़े थे, सबसे पहला नियम पहला क्लास में, इग्नोर द पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को क्या करना है, इग्नोर। यानी यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा कि शॉर्ट टर्म, वो यहाँ से यहाँ तक ही निर्भर करेगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोला नहीं सर FVC। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, बोला जो यहाँ पर एसेट मिल रहा है इसके फेयर मार्केट वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे, 222C वाला डीम्ड डिविडेंड। बोला सर ये भी तो हम लोग पहले ही पढ़े थे। बोला हाँ, कुछ नया पढ़ेंगे ही नहीं। लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को इग्नोर करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, बोला जो एसेट मिला था उसके फेयर मार्केट वैल्यू में से डीम्ड डिविडेंड माइनस कर देंगे। नया क्या पढ़े भैया, इस शेयर होल्डर को तो एक एसेट मिल गया, उस एसेट का दाम कितना, बोला फेयर मार्केट वैल्यू, ये उसमें से माइनस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू पर भी उसको हम टैक्स लगाए हैं, कहाँ पर, अदर सोर्स में। ऐसा थोड़ी है कि डीम्ड डिविडेंड करके छोड़ दिए, इस डीम्ड डिविडेंड पे टैक्स लगाया कहाँ, अदर सोर्स में। इसीलिए उस बंदे के लिए इस एसेट का खरीद वैल्यू कितना, तो बोला जो एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो 3 चीज़, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफ़र है। शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हुए
लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को क्या करेंगे, इग्नोर। शेयर होल्डर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना, जो एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू है, बोला हाँ फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस कर लेंगे डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। ये वाला कहाँ जाके टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में। शेयर होल्डर के लिए इस एसेट का खरीद मूल्य कितना, FMV माइनस डीम डिविडेंड, बोला नहीं डीम डिविडेंड को अदर सोर्स में टैक्स लगाए, इन दोनों का डिफरेंस कैपिटल गेन में टैक्स लगाए, तो मेरे लिए खरीद दाम कितना हो जाएगा, बोला जितना मेरा एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू था। क्लियर है, आइए जरा इसको पढ़ लिया जाए, तो फिर से एक बार रीड कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए क्या, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन, नो कैपिटल गेन टू द कंपनी, क्योंकि ये ट्रांसफर है ही नहीं। कैपिटल गेन टू द शेयर होल्डर ऑन रिसीविंग मनी और अदर एसेट फ्रॉम द कंपनी इन लिक्विडेशन इन ल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम, द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शैल बी द मनी और द FMV ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C, माइनस किए उसमें से। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट रिसीव्ड शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, डीम्ड डिविडेंड शैल नॉट बी डिडक्टेड। उस एसेट का उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माना जाएगा, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है, डीम्ड डिविडेंड नहीं माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि डीम्ड डिविडेंड पे तो बेचारा को हम लोग क्या कर देते हैं, टैक्स लगा ही देते हैं। ठीक है, नोट, distribution attributable to accumulated profit of the company is deemed dividend under section 222C, taxable in the hands of assessee as income from other source। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आज जो पढ़ना है, हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि अलग अलग सर्कमस्टांस में कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, यही ना पढ़ रहे हैं। बोला हाँ सर। बोला कि गुडविल बेच रहे हैं तो क्या होगा कैपिटल गेन। हम क्या बोले थे, गुडविल भाई साहब अकेले नहीं हैं, इनके साथ कुछ और जनता जनार्दन है। यह है गुडविल ऑफ बिजनेस, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, टेनेंसी राइट, लूमार्स, रूट परमिट, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। यानी ये ग्रुप इतना बड़ा है, आपको याद करना पड़ेगा इनका नाम, गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लूमार्स, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। बोला इसके बारे में हम लोग जानते क्या हैं, इस ग्रुप के बारे में। बोला कि 3-4 चीज़ पहले से जानते हैं। पहला, इस ग्रुप के लिए ये इमटेरियल हो जाता है, 1/4/2001। इस ग्रुप को, किसी भी एसेट को अगर हमने 1/4/2001 के पहले खरीदा है तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू उठा सकते हैं, तो आंसर है नो। जितने भी कैपिटल गेन्स हैं, सॉरी कैपिटल एसेट्स हैं, उसमें हम लोग के पास ये ऑप्शन है कि भैया 1/4/2001 के पहले अगर खरीदे हो तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका खरीद या यहाँ का फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर। ये जो गुडविल वाला ग्रुप है इस पर ये लागू नहीं होता। यानी गुडविल वाले ग्रुप के किसी भी एसेट को तुम अगर 1/4/2001 के पहले खरीदे हो तो तुम्हारा खरीद मूल्य ही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। ये हम लोग पहला चीज़ में जानते हैं। दूसरा क्या जानते हैं, बोला इस ग्रुप का कोई भी व्यक्ति को अगर तुमने सेल्फ जनरेट किया है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा नील। सेल्फ जनरेट किया है मतलब हम एक नया बिजनेस स्टार्ट किए, मोहनलाल एंड सन्स, ठीक है, हलवा बेचते हैं हम, ठीक है। कुछ साल बाद हम इस मोहनलाल एंड सन्स को बेचे, बिजनेस है, इसका जो वैल्यू है बिजनेस का वो है 10 रुपया, और हम जिससे खरीद रहे हैं उससे हम ले रहे हैं 2 रुपये एक्स्ट्रा, 12 रुपया।
तो ये 2 रुपया क्या चीज़ के लिए ले रहे हैं? गुडविल के लिए। मेरा वैल्यू है एसेट का 10, यानी एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ मिला के 10 है, तो हमसे कोई 10 रुपये उन्हें खरीदता, लेकिन हम उससे 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो गुडविल के लिए। क्या इस मोहनलाल सन्स के गुडविल को बनाने के लिए हमने किसी से पैसा दिया था? बोला नहीं सर, ये तो सेल्फ जनरेटेड है, आपके अच्छे कर्म और अच्छे तरह से काम करने के चलते ही गुडविल जनरेट हुआ। तो बोला सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्शन कितना होता है? नील। तो देखिए पहला चीज़ क्या जाने, 1/4/2001 के पहले खरीदे हो, ये डेट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कब? जब हमारा ग्रुप कौन है? गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लूमार्स, रूट परमिट, टेनेंसी राइट, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू प्रोड्यूस, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। बोला इस वाले ग्रुप पर 1/4/2001 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा, अगर सेल्फ जनरेटेड है ये सब, तो कॉस्ट सेक्शन क्या हो जाएगा? नील। चलो ठीक है। तीसरा, बोला आपके पास ये 49 सेक्शन के तहत आया, तो भाई मेरे पास अगर 49 सेक्शन के तहत आया तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्शन वही होगा जो मेरे प्रीवियस ओनर का होगा। बोला प्रीवियस ओनर ने 1/4/2001 के पहले खरीदा है, तो उनको तो ऑप्शन है कॉस्ट और FMV। बोला देखिए इस ग्रुप पर ये ऑप्शन ही नहीं है। अगर मान लो राम के पास एक बिजनेस आया अपने पिताजी से और उसका गुडविल उन्होंने खरीदा था, तो राम के लिए भी गुडविल का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो पिताजी का दाम था। पिताजी अगर 1/4/2001 के पहले खरीदे थे, तो पिताजी कोई ऑप्शन है कि कॉस्ट और FMV विच इज हायर? बोला नहीं। तो जब पिताजी कोई ऑप्शन नहीं है तो राम को नहीं ऑप्शन है। बोला ठीक, तो क्या क्या पढ़े? 1/4/2001 के पहले 1/4/2001 को भूल जाओ। सेल्फ जनरेटेड है, नील। 49 के तहत आया है, तो तुम्हारे लिए वही दाम जो प्रीवियस ओनर का था। तुमने अगर खरीदा है तो जो खरीदने का दाम है वही तुम्हारा खरीद दाम होना चाहिए। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कोई एसेट है कैपिटल एसेट, उस पर हम कोई इंप्रूवमेंट के लिए खर्च करते हैं, तो क्या वो अलाउड है कि डिसअलाउड है? बोला देखिए 1/4/2001 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्च करते हैं तो डिसअलाउड है। 1/4/2001 को या उसके बाद अगर खर्च करते हैं तो अलाउड है। बोला ठीक है। बोला इस ग्रुप में से पहला 1 और अंत का 2, यानी गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर एंड राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, इस पर इंप्रूवमेंट का खर्च अलाउड नहीं। देखिए अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा ग्रुप के लिए ये डेट रिडंडेंट, पूरा ग्रुप का सेल्फ जनरेटेड है, नील। पूरा ग्रुप का खरीद है, मतलब पूरे ग्रुप में हमने एसेट खरीदा है तो जो खरीद का दाम है वो। पूरा ग्रुप का सारा एसेट आपके पास किसी माध्यम से नहीं 49 सेक्शन के तहत आ रहा है, तो आपके लिए खरीद दाम वही जो 49 वाला के लिए है। एडिशनल पॉइंट क्या पढ़े? बोला नॉर्मली सारे एसेट्स पर इंप्रूवमेंट का खर्च 1/4/2001 या उसके बाद अलाउड होता है। बोला कि इसमें से 3 पर अलाउड नहीं है। किस पे? गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, गुडविल ऑफ अ बिजनेस बेचते हैं तो कैपिटल गेन होगा, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन बेचते हैं तो कैपिटल गेन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के चलते। यानी ट्रांसफर ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस कैन लीड टू कैपिटल गेन, बट ट्रांसफर ऑफ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन देयर वुड बी नो कैपिटल गेन्स। क्लियर है? चलिए आइए जरा नोट्स पे जो लोग समझे हैं उसको बस रीड करते हैं। देखिए क्या है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस। देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ, गुडविल किसका खाली दिया है? गुडविल ऑफ अ बिजनेस। प्रोफेशन के गुडविल को जब आप बेचते हैं तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के चलते। देखिए इस ग्रुप में गुडविल अकेले हैं कि और भी लोग हैं? बोला सर और भी लोग हैं। कौन कौन है? तो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूमार्स, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। टेनेंसी राइट क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि आप कोई मकान में रहने जा रहे हैं तो उसमें रहने के अधिकार को भी आप खरीदते हैं, साथ साथ रेंट भी देते हैं। तो रहने के अधिकार को जो आपने खरीदा वो टेनेंसी राइट होता है। बोला ये टेनेंसी राइट वाला कहाँ पड़ता है ज़रूरत? जनरली तो नॉर्मल आदमी रेंट देता है। बोला जिन जगहों पर रेंट बहुत हाई है, जहाँ पर मकान मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे मुंबई, पैसा है लेकिन आपके पास फ्लैट्स ही नहीं है जिसमें कि आप रह सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिमांड सप्लाई का बात है।
बोला वहाँ पे क्या होता है, बोलता है कि रेंट भी लेंगे और तुम्हारे रहने का जो तुम अधिकार खरीद रहे हो उसका भी पैसा लेंगे। करोड़ों में चलता है ये डील, ठीक है। सी फेसिंग फ्लैट सबका रेंट भी बहुत हाई होता है और टेनेंसी राइट भी बहुत हाई होता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स आपसे नहीं पूछेगा कि भाई ये टेनेंसी राइट क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। आपको जानना है कि गुडविल, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क्स, टेनेंसी राइट, लूमार्स, रूट परमिट, राइट टू मैन्युफैक्चर एंड राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, ये पूरा ग्रुप पर एक नियम चल रहा है। क्या नियम है, या देखा जाए। पहला, नो कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक है ना, बगल में लिख लीजिए, ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। लिख लिए। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज एसेट्स शैल बी, इफ परचेस्ड देन द परचेज प्राइस, अगर परचेज किया तो परचेज प्राइस, इफ एक्वायर्ड इन एनी मोड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 49(1) to 4 कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, अगर 49 के तहत आया है तो जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था। सेल्फ जनरेटेड है तो क्या हो जाएगा, नील, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड हो जाएगा तो क्या, नील। आगे चलिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन केस ऑफ गुडविल, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस शैल बी टेकन टू बी नील। देखिए क्या बोले थे, पूरा ग्रुप पे 1/4/2001 इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा ग्रुप का सेल्फ जनरेटेड है नील, पूरा ग्रुप का जो ये राइट आपने खरीदा है, जो खरीद का दाम है, पूरा इस ग्रुप में एसेट आपको मिल रहा है 49 के तहत, तो भैया जो प्रीवियस ओनर का दाम था वो। पूरा ग्रुप पे इंप्रूवमेंट कॉस्ट अलाउड है कि डिस अलाउड है, बोले देखो पहला 1 और अंतिम का 2, पहला एक क्या है, गुडविल, और अंतिम का 2 क्या है, राइट टू मैन्युफैक्चर एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। बोला भैया इन तीनों पर इंप्रूवमेंट का खर्च अलाउड नहीं है, बाकी का इंप्रूवमेंट का खर्च पे अलाउड है, ठीक है। चलिए, फॉर द इंटायर ग्रुप द FMV ऑन 1/4/2001 नॉट एप्लीकेबल, बगल में लिख लीजिए, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज shall be the cost of acquisition even though the assets are acquired prior to 1/4/2001. ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17, कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, P commenced a business on 15/4/2002, the said business is sold by P on 18/4/2022 and he received 12 lakhs towards goodwill। बताइए P क्या बेच रहा है, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, गुडविल ऑफ अ बिजनेस पर कैपिटल गेन होगा, हाँ कि ना। बोले सर गुडविल ऑफ प्रोफेशन पर नहीं होता, गुडविल ऑफ बिजनेस पे तो होता है, यानी यहाँ पर कैपिटल गेन होगा। ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म, देखिए बिजनेस भैया कब स्टार्ट किए थे, 15/4/2002, तो गुडविल तो वहीं से ना स्टार्ट हो गया जन्म लेना, तो 2002 में जन्मा, 2022 में बिका। गुडविल हमारे कैपिटल एसेट्स के कौन से वाले ग्रुप में है, 36, 24, 12। बोला सर 12 में तो 3 हैं, कौन कौन, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और 0 कूपन बॉन्ड। बोला ठीक है, तमदाई सही बोले, 12 दूनी 24, तो इसमें तो 2 था ना। बोला हाँ, कौन कौन, अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुडविल वाला पूरा जो एसेट्स है, पूरा जो ग्रुप है वो कहाँ चला जाता है, 36, तो यहाँ तो होल्डिंग पीरियड 36 क्या, बहुत साल है, ठीक है। अब चलिए, फुल वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र तो है 12 लाख, 12 लाख में बेच रहे हो भैया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, क्या इस बिजनेस का गुडविल इन्होंने किसी से खरीदा है कि सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड में मेहनत किए हैं लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ मेहनत क्या माना जाता है, नील। तो पहला क्वेश्चन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 12 लाख। किसी को डाउट है इसमें, पूरा का पूरा 12 लाख।
कह रहा है व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबव केस इफ़ पी हैड एक्वायर्ड द गुडविल फॉर दिस बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ 4 लाख। बोला कि अगर 4 लाख में इस गुडविल को उन्होंने खरीदा होता तो भैया जितना में खरीदोगे वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बेचने का मूल्य 12 लाख और इस 4 लाख वाला को इंडेक्स करके घटाएंगे। इंडेक्सेशन कौन से साल से करेंगे? 2002-03, ये ईयर ऑफ परचेज हो जाएगा और ईयर ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? 2022-23। तो 2-3 का जो आपका CII होगा, देख लिया जाए जगह कितना है CII। 2002-03 का CII है 105। 2002-03 का है 105। इसका तो हम जानते हैं कितना है 331 ना। 22-23 का क्या है 331। तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, कितना में बेच रहा है? 12 लाख में बेच रहा है, खरीदा था कितना लाख में? 4 लाख में। इंटू ऊपर में क्या होता है CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र 331 और नीचे क्या हो जाएगा CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेस 105 बोले ना। सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे और माइनस कर देंगे, यही ना होगा। क्या कह रहा है कि अगर ये गुडविल हम 4 लाख में खरीदे थे, साल नहीं दे रहा तो क्या मान के चले थे? जिस साल बिजनेस स्टार्ट किए थे उसी साल गुडविल खरीदे होंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन किसी को? आइए सेकंड, R has been living in a rented accommodation since May 1994 and he is paying a rent of ₹500 per month. R जो है कहीं रह रहा है जिसमें कि हर महीना कितना दे रहा है किराया? 500। ये 500 जो दे रहा है ये टेनेंसी राइट खरीदने के लिए कि ये रेंट है? ये बोला सर रेंट है, ये टेनेंसी राइट नहीं करता है। द लैंडलॉर्ड गॉट द हाउस वेकेटेड फ्रॉम R ऑन 16/7/2022 एंड पेड अ सम रुपीज़ 5 लाख फॉर वेकेटिंग द हाउस। कहाँ मिलते हैं ऐसे मकान मालिक? मकान मालिक आपसे घर खाली करवाया और 5 लाख दिया घर खाली करने के लिए, तो ये आप उसको क्या बेचे? मकान? बोला नहीं। क्या बेचे? टेनेंसी राइट, अपने रहने के अधिकार को बेचे। टेनेंसी राइट इसी ग्रुप में है? बोला हाँ सर इसी ग्रुप में है। कैपिटल गेन होगा? बोला हाँ सर होगा। लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? बोला देखो कब से रहना शुरू किया था? 1994 से। 1994 से 2022, बहुत साल हो गया। इतना दिन रहने दिया, मकान छोड़ दिया, यही गनीमत है। इतना में तो मकान मालिक पर कब्जा करने का केस कर सकते हो। 5 लाख हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या इस टेनेंसी राइट को उसने परचेज़ किया था? बोला नहीं सर परचेज़ तो नहीं किया था। परचेज़ करता तो परचेज़ प्राइस को इंडेक्स करते, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में किए कि गुडविल परचेज़ किया था तो इंडेक्स किए। यहाँ पूरा का पूरा 5 लाख उसका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कुछ लोग कह रहा होगा सर जो ये 500 रुपया पर मंथ दे रहे हैं ये भी तो टेनेंसी राइट जनरेट कर रहा है। बोला नहीं, ये 500 रुपया पर मंथ सिर्फ आप रेंट के लिए दे रहे हैं, जो आप उसके मकान को रेंट पे लिए हुए हैं। ये 500 टेनेंसी राइट खरीदने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। संजय इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली सिंस 1983। बहुत पुराने चार्टर्ड हैं भाई। ही ट्रांसफर्स द प्रैक्टिस टू अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील ऑन 15/7/2022 एंड चार्जेस 5 लाख टूवर्ड्स गुडविल। बताइए कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? बोला सर ये तो प्रोफेशन में है। तो बोला हाँ, प्रोफेशन के गुडविल को बेचते हैं तो कहाँ कैपिटल गेन चार्ज होता है? बोला नहीं होता है। तुम चार्टर्ड बन जाओगे जो ऐसा सोच रहा है। जो नहीं सोच पा रहा है उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा चार्टर्ड बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कैपिटल गेन नहीं होएगा। हाँ भाई, आर परचेज टेनेंसी राइट ऑन 1/4/1999। देखिए टेनेंसी राइट खरीदा है 1/4/99। ये 1/4/2001 के पहले है। क्या कॉस्ट और FMV विच इज़ हायर वाला ऑप्शन होगा? बोला नहीं सर, ये उस ग्रुप के हैं जहाँ पे कि एक्चुअल कॉस्ट को ही कॉस्ट माना जाता है। ठीक है, 4,60,000, इस 4,60,000 में ही खरीदे हैं। द सेम वॉज सोल्ड बाई हिम ऑन 14/8/2022 फॉर 20 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टेनेंसी राइट एज ऑन 1/4/2001 वॉज 55,50,000। ठीक है ना? ठीक है, बोला क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा। कितना में खरीदे थे? 4,60। बेच रहे हैं कितना में? 2 लाख।
नहीं 20 लाख, 460 को इंडेक्स करेंगे कॉस्ट और FMV विच इज हायर की सिर्फ कॉस्ट, बोला सिर्फ कॉस्ट इंटू CII ऑफ द ट्रांसफ़र 331 जिस साल बेच रहे हैं 22-23 में, डिवाइडेड बाई खरीदने वाले साल का CII लेंगे, लेकिन खरीदे तो हम कब 99 में, 99 2000 का तो कुछ है नहीं, हाँ लेकिन 2001 2002 का है, बोले चलो वही ले लेते हैं। तो खरीद मूल्य 460 इंटू 331 डिवाइडेड बाई कितना 100। क्लियर है? क्या हो जाएगा ये 460 इंटू 331 डिवाइडेड बाई 100, जो दाम आएगा उसको इस 20 लाख में से क्या कर देंगे माइनस। क्लियर है? चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री, बेच रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहला चीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखते हैं तो सर 36, 24 और 12 है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इसमें 3 हैं, कौन कौन, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। और सर इसमें 2 है, अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें रिमेनिंग यही है ना। बोल हाँ सर। अब देखिए पहला बार पढ़ने में कितना भारी लगता है, बाद में आ जाता है 36, 24, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। चलिए तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, पहला नियम हम लोग जानते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कहलाएगा अगर 24 महीना या उससे कम है, उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। दूसरा नियम क्या जानते हैं, इसके पहले कर दें 1/4/2001 के पहले, तो जैसे सारे एसेट्स के लिए होता है कॉस्ट और FMV विच इज हायर, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कॉस्ट और FMV विच इज हायर लेते हैं, लेकिन FMV shall not be greater than SDV। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का जो वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा है FMV तो FMV नहीं लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का वैल्यू लेंगे। ये हम लोग पहले पढ़े हैं। फॉर एसेट्स परचेज प्रायर टू 1/4/2001 द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और यहाँ का फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के वैल्यू से अधिक है तो कौन सा वैल्यू लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का वैल्यू। क्लियर है? क्लियर। ये दोनों हम लोग पहले से जानते थे। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, बोला कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप बेचते हैं तो आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर लैंड सिचुएटेड है उसको इस ट्रांसफ़र का कुछ परसेंटेज टैक्स देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लैंड है जो कि से लखनऊ में है, लैंड जो है सो लखनऊ में है, हम रहते हैं मुंबई में, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम इस लैंड को जब ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, तो इस ट्रांसफ़र का हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा लखनऊ रजिस्ट्रार के पास। हम जब ट्रांसफ़र करेंगे और रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो हमारे लैंड का एक वैल्यू लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू SDV। हमारे लैंड का एक वैल्यू लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये ड्यूटी वैल्यू स्टैम्प के लिए तय करता है
स्टेट गवर्नमेंट लखनऊ, ठीक है। हमारा लैंड है लखनऊ में, हम उसको बेचने का हमको रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो हमारे लैंड का एक वैल्यू होगा जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर ने लगाया होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इस पर हम उसको टैक्स देंगे। स्टेट गवर्नमेंट का काम यहाँ खत्म, ठीक है। इनकम टैक्स कहाँ से घुसता है, कहाँ पर वो ये होता है? लैंड बेच रहे हो, बोले हाँ। कैपिटल गेन होगा, बोले हाँ। कैपिटल गेन होगा तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पढ़ते समय हम कहे थे आपका एसेट है, जितना बेचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम टैक्स देखने नहीं आएगा। इनकम टैक्स सिर्फ एक समय देखने आता है, कहाँ? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। कहता है इनकम टैक्स कि जो आपने बेचा है, जिस कंसिडरेशन में अगर बेचा है, अगर वो ग्रेटर देन है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के वैल्यू से, आपने जो बेचा है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के वैल्यू से ग्रेटर है। बोला सर बराबर है, तो बोला बराबर भी है। अगर आपने जो बेचा है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वाले वैल्यू से बराबर या ज़्यादा है, इनकम टैक्स को कोई दिक्कत नहीं है। एफबीसी क्या हो जाएगा? आपका कंसिडरेशन। ध्यान से चलिएगा, बहुत सा इफ्स एंड बट है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या। सबसे पहला चीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म एसेट कब कहलाएगा? बोले जब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीना से अधिक रहे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम खरीदे हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या होगा? बोला कि देखो जितना में खरीदे हो वो, बोला 1/4/2001 के पहले खरीदे हैं, तो बोला सारा एसेट्स के लिए नियम है कॉस्ट और एफएमवी विच इज हायर। बोला लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अधिक नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा है भी तो हम एफएमवी नहीं लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। बोला ठीक। तीसरा, किसी भी एसेट को हम जिस दाम में बेचें इनकम टैक्स देखने नहीं आती। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम किस दाम में बेच रहे हैं वो देखने आती है। बोला अगर बेचने का दाम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बराबर या ज़्यादा है तो एफबीसी आपका सी ले लेगा, यानी कंसिडरेशन ले लेगा, भाई जितना बेचे हो। कब उसका आंख चढ़ेगा? इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन सी। आप जो बेच रहे हैं, जितना में बेच रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के वैल्यू से कम है। जैसे ही ये होगा इनकम टैक्स में दो हेड आएगा, एक चलेगा कैपिटल गेन्स फॉर द ट्रांसफरर, बेचने वाले का, और एक चलेगा अदर सोर्स फॉर द परचेजर। अदर सोर्स में हम लोग पढ़े हैं ये, ठीक है ना, कि अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप उसके जो वैल्यूएशन लगाया गया है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने, उससे अगर आप कम में पा रहे हैं तो आपका इनकम हो जाएगा। उसको अभी डील नहीं करते हैं, अभी यहाँ पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदे, क्या होगा मेरा खरीद दाम? बोले जितना में खरीदे हो। बोले 1/4/2001 के पहले खरीदे थे। बोले जितना में खरीदे हो और 1/4/2000 का फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन ध्यान रहे फेयर मार्केट वैल्यू एसडीवी से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। अब हम एक बेच रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को, बोले बेच दो। अगर बेचने का मूल्य स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के द्वारा लगाए गए मूल्य के बराबर या ज़्यादा है, इनकम टैक्स को कोई दिक्कत नहीं है। बोला एफबीसी बराबर कंसिडरेशन। इनकम टैक्स को कब दिक्कत होगा? जब बेचने का मूल्य स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होगा, ठीक है। चलिए, कम होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहता है देखिए बोला कि अगर जिसमें आप बेच रहे हैं जो पैसा आपको मिल रहा है, वो पैसा जो मिल रहा है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो दोनों में क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन से अधिक, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन से अधिक। लेकिन
ध्यान से, बहुत ईजी है। अगर हम जो बेचे हैं वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अधिक है, भूल जाओ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को, जितना में बेचे हो उतना पे जा करके इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कंप्यूट करो, जितना में बेचे हो उस पर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दो। इनकम टैक्स कब आएगा? जब आपका बेचने का मूल्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। दोनों केस में देखिए क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगाया गया है मान लीजिए 5 रुपया, अब बेच रहे हैं 3 रुपया में, 5 रुपया 3 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सही है। बेचे हैं 3 में, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 5 रुपया। तो कहता है देखो कि क्या SDV माइनस सी कंसिडरेशन के 10% से कम है क्या? 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। कंसिडरेशन कितना है? 3 का 10% कितना होगा? 0.3। कितना हो जाएगा? 0.3। हाँ 0.3। बोला कि कम है क्या? बोला हाँ 2 रुपये ही ना। बोला कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर हमारा बेचने का मूल्य स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, बेचने का मूल्य स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो देखो कि डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% से कम या बराबर है क्या? बोला अगर ऐसा है, अगर ये है तो FVC तुम्हारा C ही होगा, कंसिडरेशन जितना में बेचे हो। बोला कि अगर डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% को पार कर जाता है, डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% को पार कर जाता है, तो FVC तुम्हारा SDV हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। चलते हैं, मान लीजिए कि SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 500 और बेचे हैं हम 100 रुपया में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना? 500, बेचे हैं हम 100 रुपया में, तो 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। और इसका 10% निकालिए, 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 10। क्या इन दोनों का डिफरेंस जो कि 400 है वो कंसिडरेशन के 10% से अधिक है? बोला हाँ, कंसिडरेशन का 10% तो 10 रुपया है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 400। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे? 100 रुपया की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। बोला जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यहाँ देखो 5 का था, 3 में बेचे, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना हो गया? 2। इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसको ऐसे लेते हैं। 500 में था, 475 में बेचे, तो 500 माइनस 475 कितना हो जाएगा? 25। और 10% ऑफ 475 कितना हो जाएगा? 47.5। क्या डिफरेंस जो है वो इसके 10% से कम है? बोला हाँ कम है। तो FVC कितना लेंगे? 500 की 475, 475। आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, बेचने का मूल्य मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ने 500 लगाया था और हम बेच दिए 5000 में, इनकम टैक्स को दिक्कत होगा? नहीं, 5000 पे कैपिटल गेन दो। इनकम टैक्स को कब दिक्कत होगा? जब आपका बेचने का मूल्य आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लगाए गए मूल्य से कम है। बोला बस कम होगा तो दिक्कत होगा? बोला नहीं, कम है लेकिन जो कमती है वो कंसिडरेशन के 10% से कम है या बराबर है। 500 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ने लगाया था, हम बेचे 475 में, दोनों का डिफरेंस कितना है? 25। और 475 का 10% कितना है? 47.5। ये 25 इसके 10% के बराबर या उससे कम है ना? 10% 47.5 है, ये तो उससे कम ही है। तो हम क्या उठाएंगे यहाँ पर? 500 कि 475? बोला 475। बोला अगर दोनों का डिफरेंस, किसका किसका डिफरेंस? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का वैल्यू और कंसिडरेशन, इन दोनों का डिफरेंस कंसिडरेशन के 10%
से कम या उसके बराबर है तो हम कंसिडरेशन को उठाएंगे FVC, और अगर दोनों का डिफरेंस 10% ऑफ द कंसिडरेशन से अधिक है तो हम किसको उठाएंगे? बोला SDV को। बोला इस बात को जो ऐसे लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ C। हमको ये ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इसी से हम लोग अदर सोर्स में पढ़े हैं। और इनकम टैक्स को देखो क्या करता है, मॉड्यूल को देखो क्या करता है, एक ही कॉन्सेप्ट को कैपिटल गेन में ये लिख के समझाता है और अदर सोर्स में ये लिख के समझाता है। क्या ध्यान रखना है भाई? हमने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा, बेचने का मूल्य स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के द्वारा लगाए गए मूल्य से अधिक है। 500 मूल्य लगा था, हम 5000 में बेच दिए। काहे के लिए किसी को दिक्कत होगा? दिक्कत तो तब ना होता है जब हमारा बेचने का मूल्य स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के द्वारा लगाए गए मूल्य से क्या हो जाए? कम हो जाए। बोला अगर कम है तो क्या? बोला कम है तो क्या सीधे हम SDV उठा लेंगे? बोला नहीं, डिफरेंस अगर कंसिडरेशन के 10% या उससे कम है तो हम कंसिडरेशन ही आपका FVC उठाएंगे, और अगर इन दोनों का डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% से अधिक है तो हम FVC क्या उठाएंगे? SDV। फिर से चलते हैं, अगर बेचने का मूल्य हमारे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के द्वारा लगाए गए मूल्य से अधिक है तब बेचने का मूल्य को उठा लीजिए। 500 था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का, हम 700 में बेचे हैं, 700 उठ जाएगा। कहाँ इनकम टैक्स का नज़र आपके ऊपर पड़ेगा? जब आपका बेचने का मूल्य स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के द्वारा लगाए गए मूल्य से कम है। बोला कि जो डिफरेंस है किसका किसका? SDV और C। SDV हो गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के द्वारा लगाया गया वैल्यू, और C हो गया आपका बेचने का मूल्य। बोला अगर इन दोनों का डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% या उससे कम है, मत ध्यान दो, FVC क्या हो जाएगा? C। 500 का चीज़ था, 475 में बेचे, डिफरेंस कितना था? 25, और 475 का 10% कितना होता है? 47.5। क्या ये 25 47.5 से कम है? 47.5 इज दी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 500 का चीज़ को 100 रुपये में बेच दिया, डिफरेंस कितना हो गया? 400, और 100 का 10% कितना होता है? 10। क्या ये 10 400 से कम है कि ज़्यादा है? बोला ये 400 से कम है, डिफरेंस देखो कम है 400 से यहाँ, तो बोला क्या हो जाएगा FVC? SDV 500। क्लियर? आइए ज़रा नोट्स में। Computation of capital gain in real estate transaction, that is immovable property. Consideration declared greater than or equals to stamp duty value. FVC is equals to consideration declared. FVC is equals to consideration declared. जितना में आप बेचे वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का वैल्यू है, इनकम टैक्स को कोई दिक्कत नहीं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का जो वैल्यू है उससे आप ज़्यादा में बेच दिए, बोले तो और कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पे टैक्स दीजिए। कब? वो आपके ऊपर अपना आंख दिखाएगा। सेकंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड। आपने डिक्लेयर जो किया है कि भैया हम इतना में बेचे हैं, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, तब क्या होगा? देखिए, 2, SDV इज लेस देन इक्वल्स टू 110% ऑफ कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड। इसी बात को आसान तरीका से कैसे लिख सकते हैं? SDV माइनस कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड इज लेस देन 10% और इक्वल्स टू 10% ऑफ कंसिडरेशन। अगर इन दोनों का डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% तक या उससे कम है तो FVC क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड। 500 और 475, 475 में बेचे थे, 500 डिक्लेयर्ड है, 500 माइनस 475 कितना हो गया? 25। 475 का 10% कितना है? 47.5। ये डिफरेंस जो है वो कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड के 10% के कम या बराबर है। बोला कम है तो क्या हो जाएगा हमारा? FVC क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड। तो इस केस में बताइए क्या हो जाएगा? FVC बराबर क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड 475, है ना। दूसरा केस, सेकेंड केस, SDV इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड।
या एस डी वी माइनस कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड इज ग्रेटर देन 10% ऑफ कंसिडरेशन। चलिए देखिए, एस डी वी है 500, कंसिडरेशन है 100, 500 माइनस 100 कितना हो गया 400, दोनों का डिफरेंस है 400। कंसिडरेशन का 10% कितना है 10, 400 हमारे 10% और 100 से तो बहुत आगे है। तो अब क्या हो जाएगा, 400 उठाएंगे कि 500 उठाएंगे, बोला 500 उठाएंगे। बेचे थे 100 रुपया में, लेकिन हम पर टैक्स लगेगा कितना में 500 रुपये में। क्यों? क्योंकि 500 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है और 100 रुपया क्या है, बोला बेचने का मूल्य। इन दोनों का डिफरेंस है 400, और जो हम बेचे थे 100 रुपया में उसका 10% कितना है 10। तो कंसिडरेशन के 10% से अगर आपका डिफरेंस ज़्यादा है, कंसिडरेशन के 10% से आपका डिफरेंस ज़्यादा है, तो कौन सा वैल्यू को उठाइएगा, जितना में बेचे हैं वो, कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का वैल्यू है। बोला जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का वैल्यू है, देख लीजिए एसडीवी और कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है वो कंसिडरेशन के 10% से अधिक है। 500 और 100 का डिफरेंस 400, ये 10% और 100 से अधिक है ना, तो 500 उठाएंगे कि 100 उठाएंगे 500। यहाँ देखिए 500 माइनस 475 25, ये इसके 10% से कम है, तो किसको उठाएंगे 475 को। यानी सारा खेला है कि डिफरेंस इन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन के 10% को पार कर रहा है कि नहीं। अगर पार कर गया उस वाले केस में, नहीं पार किया ये डिफरेंस तो आप इस वाले केस में। डिफरेंस अगर 10% पार कर गया, डिफरेंस अगर 10% पार कर गया, 400 10% को पार कर गया, तो किसको उठाएंगे, बेचने का मूल्य 100 कि 500 जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है, जो 500 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। फिर से चलते हैं आराम से। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचे, इतना में बेचे कि जो सरकार ने वैल्यू लगा रखा था उससे अधिक है या उसके बराबर है। बोला कोई झंझट ही नहीं है। सारा प्रॉब्लम कब अराइज करेगा, जब बेचने का मूल्य सरकार के द्वारा लगाए गए मूल्य से कम है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, सरकार का मूल्य और बेचने का मूल्य। इन दोनों का डिफरेंस को देखिए कि क्या बेचने के मूल्य के 10% को पार कर रहा है। अगर पार कर रहा है तो सरकार का मूल्य, अगर नहीं पार कर रहा है तो जितना में आप बेचें। फिर से आइए वापस नोट्स में। डिफरेंस जो है वो 10% पार कर जा रहा है। सरकार का मूल्य और आपका जो बेचने का मूल्य है, इन दोनों का डिफरेंस निकाले और आपके बेचने के मूल्य के 10% को ही पार कर जा रहा है, तो एफवीसी क्या लेंगे, एसडीवी। बेचने का मूल्य और कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड, वहाँ देखिए 10% नहीं पार कर रहा है। जो सरकार का वैल्यू है और जो आपने बेचा है, दोनों का डिफरेंस निकाले, और जो आप बेचे उसका 10% निकाले। ये डिफरेंस जो है 10% नहीं पार कर रहा है, तो किसको उठा लेंगे, कंसिडरेशन डिक्लेयर्ड। इस वाले में नहीं पार कर रहा था तो किसको उठाएंगे, 475 को। उस वाले में पार कर रहा था तो किसको उठाएंगे, 500 को। दोनों में हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 500। इसमें उठाएंगे 475 एफवीसी और उसमें कितना उठाएंगे, 500। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो डिफरेंस है वो कंसिडरेशन के 10% को क्या कर जा रहा है, पार। कंसिडरेशन कितना था 100, उसका 10% कितना हुआ 10। 400 तो 100 से अधिक है ना, तो किसको उठाएंगे, 500 को। डिफरेंस है कितना 25, 10% कितना है 47.5, 25 47.5 से कम है तो किसको उठाएंगे, 475। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हम जब एसडीवी उठाते हैं किसी लैंड का, तो लैंड का एसडीवी कभी कभी क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिस साल, यहाँ पर हम एग्रीमेंट में आए, एग्रीमेंट टू परचेज किसी लैंड पे, पैसा का भुगतान करते करते, और यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या ट्रांसफ़र है। हमको उठाना है एफवीसी बराबर एसडीवी। एफवीसी एसडीवी कब उठाएंगे,
क्या बेचने का मूल्य एसडीवी से ज़्यादा है तो कभी एसडीवी उठेगा? बोला नहीं। एसडीवी उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है आपका बेचने का मूल्य, जब आपका बेचने का मूल्य सरकारी मूल्य से कम है। बोला भैया अगर डिफरेंस 10% ऑफ द कंसिडरेशन पार कर गया तो ये उठेगा, और अगर डिफरेंस 10% ऑफ द कंसिडरेशन नहीं पार किया तो जितना में बेचे हो वो। मान लो कि मेरा डिफरेंस 10% ऑफ द कंसिडरेशन से पार कर गया तो हमको एसडीवी उठाना होगा। अब हमारा एग्रीमेंट हुआ था 2001 में, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन हो रहा है 2022 में, तो यहाँ का एसडीवी और यहाँ का एसडीवी अलग अलग हो सकता है ना, सरकार तो रिवाइज करते रहती है। बोला एकदम हो सकता है। तो ये एसडीवी किस दिन का उठाएंगे, एग्रीमेंट वाले दिन का कि ट्रांसफ़र वाले दिन का? बोला बस एक बात पे निर्भर करता है, अगर पैसा का जो भुगतान है उसमें का 1 रुपया भी अगर तुम अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या बैंक का जो ट्रांजैक्शन का तरीका है कौन कौन, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, भीम ऐप, बोला कि अगर टोटल अमाउंट का कोई भी हिस्सा तुमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू किया है तो यहाँ वाला उठाएंगे एसडीवी, और अगर कोई सा भी ट्रांजैक्शन तुम बैंक के थ्रू नहीं किया, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन तुम्हारा कैश का है तो ट्रांसफर वाले दिन का उठाएंगे। वापस चलते हैं, देखो कैसे कैसे चल रहा है। पहला पॉइंट, हम बेच दिए सरकारी मूल्य से ज़्यादा में, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बेचे हैं वही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। देखो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जितना मैं बेचते हो वही ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है। लैंड के खरीद के समय भी नज़र दिखाएगा और लैंड के बिकवाली के समय तो खूब नज़र दिखाएगा। बोला बिकवाली के समय क्या नज़र दिखाएगा, सरकारी मूल्य है ये, तुम उससे ज़्यादा में बेच दिए, इसको भूल जाओ। सरकारी मूल्य है ये, तुम इससे कम में बेच दिए, अब तुम पर आएगा। बोला भाई इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, सरकारी मूल्य में से कंसिडरेशन को माइनस कर दो, एक अमाउंट आएगा। अब जो तुम्हारा कंसिडरेशन है उसका 10% निकालो। अगर ये डिफरेंस 10% को पार कर गया तो सरकारी मूल्य उठाएंगे, और अगर ये डिफरेंस 10% नहीं पार किया तो कंसिडरेशन उठाएंगे। फिर से चलते हैं, ये है सरकारी मूल्य 500, हम इसको बेच दिए 5000 में, 5000 उठा लेंगे। यह है सरकारी मूल्य 500, हम इसको बेच दिए 100 रुपया में। बोला इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 500 माइनस 100 400, और 100 का 10% निकालो 10, 400 10% ऑफ 100 से अधिक है ना, हाँ, तो किसको उठाएंगे? बोला जो सरकारी मूल्य है वो। 500 475 में बेचे, दोनों का डिफरेंस निकालो 25, और 475 का 10 कितना? बोला 47। अरे डिफरेंस तो इसके 10% से कम है, इसको उठा लेंगे हम एज एफवीसी। बोला अगर सरकारी मूल्य को हम उठा रहे हैं एफवीसी, तो ये सरकारी मूल्य किस दिन का? जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था उस दिन, कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन? बोला अग्रीमेंट वाला तब उठाएंगे जब टोटल जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उसमें से कुछ भी तुमने बैंक के थ्रू किया, और अगर टोटल ट्रांजैक्शन तुमने कैश में ही कर लिया है तब इस दिन का। क्लियर है? आइए जरा नोट्स। हम ये वाला वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है ना, एफवीसी बराबर एसडीवी। तब क्या? इफ डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ ट्रांसफर आर टू डिफरेंट डेट, तो किस दिन का उठाएंगे? होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट और थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। बोला कि पूरा या कोई भी हिस्सा बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हुआ तो एफवीसी किस दिन होगा? बोला एसडीवी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था। और बोला कि अगर इसका कोई भी हिस्सा बैंकिंग से नहीं हुआ, यानी पूरा का पूरा होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन नॉट रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट और थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, एसडीवी किस दिन का उठा जाएंगे? जिस दिन ट्रांसफर होगा, यानी जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा। फिर से चलते हैं, एक ही टॉपिक बार बार होगा तो माइंड में आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचे, सरकारी मूल्य से ज़्यादा में बेच दिए, ज़्यादा लो उठाओ, चलो भागो यहाँ से।
सरकारी मूल्य से कम में बेच दिया, ठीक, दोनों का डिफरेंस निकालो। दोनों का डिफरेंस अगर हमारे कंसिडरेशन के 10% के बराबर या उससे कम है, जो कंसिडरेशन है वही तुम्हारा एफवीसी हो जाएगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% को पार कर जाता है तो सरकारी मूल्य उठाएंगे। अब ये सरकारी मूल्य किस दिन का उठाएंगे, एग्रीमेंट वाले दिन का कि ट्रांसफर वाले दिन का? बोला कि अगर जो पैसा कंसिडरेशन मिलना है उसका कोई भी हिस्सा अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से हो गया तो एग्रीमेंट वाले दिन, और कोई भी हिस्सा बैंकिंग ट्रांजैक्शन से नहीं हुआ यानी कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, बोला तब जिस दिन हमारे नाम में रजिस्टर्ड होगा उस दिन का एसडीवी उठाएंगे। क्लियर। अब देखो, हम एक चीज़ बेचे, बेचने का मूल्य सरकारी मूल्य से अधिक है, हमको कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पैसा मिला। हम बेचे और मेरा मूल्य बेचने का सरकारी मूल्य से कम है, इनकम टैक्स तो सरकारी मूल्य उठाने का कोशिश करेगा। क्या हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस बात को लेके जा सकते हैं कि हुजूर माई बाप ये आप क्या कर रहे हैं, पैसा मिला है हमको कम, ज़्यादा पे टैक्स लगा रहे हैं? बोला हाँ आप जा सकते हैं। आप इनकम टैक्स के वैल्यूएशन ऑफिसर के पास कब जा सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के मूल्यांकन के लिए? बोला 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। पहला कि आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझाइए कि देखिए सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट के वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगाया है वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू से बहुत अधिक है, मार्केट में उतना में बिक ही नहीं रहा है, वो लोग क्यों उतना लगा दिया हमको नहीं पता है। ऐसा हो सकता है ना? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू लगाया उसके बाद मान लीजिए कोरोना आ गया, सब लोग जानता है कोरोना में सब चीज़ का दाम लैंड वगैरह का नीचे चला गया, तो फेयर मार्केट वैल्यू जितना में खरीद बिक्री कर सकते हैं वो इस वैल्यू से कम है। इसी तरह मान लीजिए कि सरकार ने वैल्यू लगाया है किसी ज़मीन का और किसी कारण से वहाँ का एरिया का दाम घट गया, ठीक है ना, तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं कि सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने ज़्यादा दाम लगा रखा है? बोला जा सकते हैं। तो देखिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा लगाए गए वैल्यू के अगेंस्ट में हम इनकम टैक्स के पास जा सकते हैं ये गुहार लेकर के कि उन्होंने जो वैल्यू लगाया है वो ज़्यादा है। ठीक है भैया, जाइए समझाइए असेसिंग ऑफिसर को। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला कि जिस प्रॉपर्टी या जिस लैंड के वैल्यू को आप चैलेंज कर रहे हैं, बोला उसी तरह का उसी एरिया के किसी लैंड का वैल्यूएशन का कहीं पे कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा हो। देखो इंडिया में कोर्ट्स पर पहले से बहुत प्रेशर है, तो मान लीजिए कि एक वैल्यू के मूल्यांकन के लिए कि भैया ज़्यादा लगा दिए गए हैं, किसी कोर्ट में ट्राइब्यूनल में केस चल रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि रुको वहाँ का जजमेंट आ जाने दो, दोबारा से फाइल नहीं खोलते हैं। यानी आप एक ज़मीन के मूल्यांकन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कब जा सकते हैं? पहला, डिपार्टमेंट मान ले कि जो वैल्यू उन्होंने लगाया है वो ज़्यादा लगाया है, और दूसरा उसी तरह के प्रॉपर्टी के मूल्यांकन के लिए कहीं और केस नहीं चल रहा हो। देखो हाइपोथेटिकल है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आइए, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द असेसिंग ऑफिसर मे रेफर द एसेट फॉर वैल्यूएशन टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर। बोला कि अगर ये नियम कानून पालन हो जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस जमीन के वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज सकता है। पहला, वेयर द एसएससी क्लेम्स बिफोर द असेसिंग ऑफिसर दैट द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। पहला क्या, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझा दिए कि अरे वो स्टेट गवर्नमेंट पागल हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट जो वैल्यू लगाया ना उतना में तो ज़मीन बिकेगा ही नहीं, ठीक है, हम तो कोशिश करके थक गए कि उसमें कोई खरीद ले लेकिन खरीदा नहीं। और दूसरा, द वैल्यू सो अडॉप्टेड और असेस्ड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी हैज़ नॉट बीन डिस्प्यूटेड इन एनी अपील और रिवीजन और रेफरेंस बिफोर एनी अथॉरिटी और कोर्ट। देखिए, ज़मीन उमीन को लेकर के कोर्ट में केस चलते ही रहता है। मान लीजिए आपका जहाँ पे ज़मीन है उसी एरिया में एक और ज़मीन था जिसके वैल्यूएशन को लेकर पहले से केस चल रहा है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वैल्यूएशन नहीं कराएगा, बोलेगा अरे उसका वैल्यू आ जाने दो। प्रोसेस समझ रहे हैं? मेरा ज़मीन था, हम बेचे,
हम बेचे सरकारी मूल्य से ज़्यादा में, तो ना हमको टेंशन है ना सरकार को। हम बेच दिए सरकारी मूल्य से कम में, लेकिन जो डिफरेंस है वो कंसिडरेशन के 10% से कम है। सरकार को भी दिक्कत नहीं, हमको भी दिक्कत नहीं, जितना बेचे उतना टैक्स लगाएगा। दिक्कत कहाँ से आना शुरू होगा? सरकारी मूल्य है ये, हम इतना में बेचे, और दोनों का डिफरेंस जो है कंसिडरेशन के 10% को पार कर रहा है, तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा? तुम्हारा वैल्यू नहीं लेंगे, सरकार का वैल्यू लेंगे। तब हम जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, हुजूर माई बाप क्या कर रहे हैं, सरकार ने जो वैल्यू लगाया है तो बिना मतलब का ज़्यादा लगा दिया है, जाके पता कीजिए वहाँ पे ऐसा रेट नहीं है, और कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर अगर आपके बात से मना दिया आप उसको, तो वो भेजेगा अपने डिपार्टमेंट के आदमी को वैल्यूएशन करने के लिए। अब जो वैल्यूएशन ऑफिसर जाएगा वो वैल्यू करेगा, तो क्या क्या बोल सकता है कि भैया जो सरकार ने मूल्य लगाया है वो सही है, तो वही वैल्यू हो जाएगा। दूसरा कि जो सरकार ने मूल्य लगाया है उससे भी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरा कि जो सरकार ने मूल्य लगाया उससे कम होना चाहिए, यही ना। अब देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर गया और कहा कि जो सरकार ने वैल्यू लगाया है वो ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो गया और कहा कि जो सरकार ने वैल्यू लगाया है उससे भी वैल्यू ज़्यादा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? जो सरकार वैल्यू लगाया वो ले लो। मतलब अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू ज़्यादा भी लगा दिया तो वैल्यू कौन सा पिक किया जाएगा? वैल्यूएशन ऑफिसर वाला कि स्टैम्प ड्यूटी वाला? स्टैम्प ड्यूटी वाला। और तीसरा सबसे मज़ेदार, वैल्यूएशन ऑफिसर गया और कहा कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो वैल्यू लगाया उससे कम है, तो किसको चुन लेगा? जो कम वाला है। यानी एज एन एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाने में ही फ़ायदा है। अगर वैल्यू ज़्यादा भी लगा दिया तो पहले से जिस पे टैक्स लग रहा था वही, और वैल्यू अगर कम कर दिया तो कौन सा वैल्यू उठा लेगा? कम वाला। आओ जरा, if value determined by the valuation officer is less than the value adopted by the stamp valuation officer, the assessing officer may take such valuation by valuation officer। बेनिफिशियल हो गया। हम वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजे, वो वैल्यू कम लगा दिया, कम वाला उठा लेगा। सेकेंड, इफ वैल्यू डिटर्मिन्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इज ग्रेटर देन value adopted by the stamp valuation officer, then AO will take full value of consideration as the value adopted by the stamp valuation order। जो अफसर गया वो और पागल था, मेरे ज़मीन का दाम जो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया उससे भी ज़्यादा लगा दिया, तो क्या जो ज़्यादा लगा देगा वो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला? बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला, तो गनीमत है। पूरा को पिक्चर में देखिए, होलिस्टिक व्यू। पहला केस, कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सरकारी मूल्य, एफवीसी क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन। हम जो बेचे वो सरकारी मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन। दूसरा केस, कंसिडरेशन इज लेस देन वैल्यू बट SDV minus C is less than or equals to 10% of consideration C। FVC क्या हो जाएगा? C। हम जो बेचे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के द्वारा लगाए गए वैल्यू से कम है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस है वो कंसिडरेशन के 10% से कम या उसके बराबर है, तो एफवीसी क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन। तीसरा, कंसिडरेशन लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड एसडीवी माइनस सी इज ग्रेटर देन यही ना तीन केस है। ज़्यादा में बेच दिए, ज़्यादा, कम में बेचे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है
वो बेचने के 10% या उससे कम है, तो जितना बेचे हैं वही एफवीसी। कम में तो बेचे और डिफरेंस जो है वो कंसिडरेशन के 10% को पार कर रहा है, तो एफवीसी बराबर क्या होगा, सी की एसडीवी, एसडीवी। अगला क्वेश्चन आता है क्या कि भैया एसडीवी किस दिन का, अग्रीमेंट के डेट का या ट्रांसफर का डेट का। एग्रीमेंट का डेट का कब होगा, ट्रांजैक्शन का पूरा वैल्यू या कुछ भी वैल्यू बैंकिंग के थ्रू हुआ है, ट्रांजैक्शन का पूरा वैल्यू नॉन बैंकिंग की तरफ से हुआ। ठीक है। फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि भैया ये वैल्यू उठा लिया गया तो क्या हम इसके अगेंस्ट जा सकते हैं डिपार्टमेंट के पास। बोला एकदम जा सकते हैं। कब। बोला दो कंडीशन हो जाए। पहला कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझा दें, समझा तो आराम से लीजिएगा, आप टेबलों पे बैठिएगा कि देखो जो ये वैल्यू लगाया है ना ये मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कि भैया इस वैल्यू को ले करके कहीं किसी कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में कोई केसा केसी नहीं चल रहा हो उसी के वैल्यू को निकालने के लिए। वैसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठेगा, वहाँ से डिसीजन आने दो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, समझा भी लिए और कहीं केस नहीं चल रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक वैल्यूएशन ऑफिसर होगा, आप गाड़ी चला के उसको ले जाइएगा खिलाते पिलाते, वो वैल्यू लगाएगा। वैल्यू क्या क्या लगा सकता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा लगा दिया, आपका गाड़ी में ले जाना और उसको खिलाना पिलाना है, कहीं जो लॉस है, टैक्स तो आपको एसडीवी पे लग ही जाएगा। अगर वो इस वैल्यू से कम लगा दिया तो फ़ायदा में पड़ जाइएगा, जो कमती वाला है वो दाम ले लिया जाएगा। क्लियर है। इसको ज़रा कॉपी कर लीजिए, पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, ये क्रक्स है। कर लिए कॉपी। चलिए क्या पढ़े आज हम लोग, दो क्वेश्चन बनाए प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का कन्वर्जन पे, और पढ़े कंपनी जो लिक्विडेशन में जाता है। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे, लेकिन रिकैप कर लिए। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें भी कुछ ऐड नहीं करना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का खरीद, क्या ध्यान रखना है कि भैया जितना में खरीदे हैं वो आपका खरीद का दाम, लेकिन अगर 1/4/2001 के पहले खरीदे हैं तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू उठा सकते हैं। बोले एकदम उठा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ज़्यादा ना हो। बोला अगर ज़्यादा है तो मान लीजिए हम कोई एसेट खरीदे थे 2 रुपया में ज़मीन, 1/4/2001 को उसका फेयर मार्केट वैल्यू है 20 रुपया और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 30 रुपया, तो 20 रुपये उठा लेंगे। 2 और 20 में बड़ा कौन है, 20। 2 रुपये में खरीदे थे, फेयर मार्केट वैल्यू है 20, लेकिन एसडीवी 18 है, तो 2 और 20 को देखेंगे कि 2 और 18 को देखेंगे, 2 और 18 उठेंगे। हम बेच दिए, जो सरकारी मूल्य है उसके बराबर या उससे ज़्यादा में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ना बेचने वाले को ना खरीदने वाले को। सरकारी मूल्य से हम कम में बेच दिए, बेचने वाला कैपिटल गेन में फंसेगा, खरीदने वाले अदर सोर्स में फंसेंगे। कैपिटल गेन में क्या होगा, बोला कि जो सरकारी मूल्य है और जो बेचे हो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर ये डिफरेंस 10% ऑफ द कंसिडरेशन के बराबर या उससे कम है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमें बेचे हो वो, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे भी, अदर सोर्स में भी। अगर दोनों का डिफरेंस कंसिडरेशन के 10% से अधिक है, कैपिटल गेन में सरकारी मूल्य पर टैक्स लगेगा और वहाँ पर जो डिफरेंस है वही उस आदमी का क्या हो जाएगा,
इनकम। क्लियर? बोला कि एसडीवी सरकारी मूल्य किस दिन उठाएंगे? बोला अगर ये सारा ट्रांजेक्शन कैश से हुआ है तो ट्रांसफ़र वाले दिन का, और अगर कोई भी हिस्सा बैंक के थ्रू हुआ है तो एग्रीमेंट वाले डेट का। बोला क्या इस सरकारी वैल्यू वाला को हम चैलेंज कर सकते हैं? बोला एकदम चैलेंज कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझा दो कि ये मूल्य ज़्यादा है, और साथ साथ ये प्रूव कर दो कि इस तरह के प्रॉपर्टी को लेके कहीं कोई वैल्यूएशन का डिस्प्यूट चल नहीं रहा है। अगर ये दोनों मान लिया तो वैल्यूएशन ऑफिसर को भेजेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर जाएंगे, वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू करेंगे, कम लगा दिए तो कम वाला पे टैक्स, ज़्यादा लगा दिए तो जितना पहले पे टैक्स लग रहा था वही। यानी आपको उनको लेके जाने में फ़ायदा है कि घाटा है? मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर कहीं कम लगा दिया तो जो कम वाला वैल्यू है उस पर तुम्हारा टैक्स लगेगा। क्लियर? होमवर्क नोट कर लो, लिख लेना। डिस्कस रूल्स in relation to immovable property in capital gain। देखो अगर हमको ये क्वेश्चन देगा तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग में 24 महीना देखते हैं। फिर आएंगे इसके परचेज़ पे कि अगर हमने इसको परचेज़ किया है 1/4/2001 के पहले तो कॉस्ट और एफएमवी शैल बी दी कॉस्ट सब्जेक्ट टू हमारा एसडीवी ऑन द डेट 1/4/2001। फेयर मार्केट वैल्यू हम 1/4/2001 का उठा सकते हैं, लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से अधिक है तुमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन उठाना पड़ेगा। ये तो हो गया उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के नियम पे, और दूसरा हो गया उसके खरीद के। उसका दिए कि अगर बेच दिए हैं एसडीवी से ज़्यादा में तो बेचने का मूल्य, कम में बेचे हैं लेकिन डिफरेंस 10% है उससे कम है तो बेचने का मूल्य, कम में बेचे हैं और डिफरेंस जो है 10% ऑफ द कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का वैल्यू है वो। लेकिन किस दिन का वैल्यू? अग्रीमेंट का कि ट्रांसफ़र का? बोला बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन किए हो तो एग्रीमेंट वाला डेट, और नहीं तो ट्रांजेक्शन वाला डेट। क्या इसके हम अगेंस्ट जा सकते हैं? बोले एकदम जा सकते हैं। कहाँ जाइएगा? बोला डिपार्टमेंट में प्रूफ कर दीजिए कि दाम ज़्यादा लगाया है, प्रूफ कर दीजिए कि कहीं इस तरह के पे कोई केस नहीं चल रहा है। वो जब आदमी को भेजेगा तो क्या होगा? बोला अगर इससे कम लगा दिया तो कम वाला, इसके बराबर या इसके ज़्यादा लगा दिया तो जो पहले टैक्स लग रहा था वही। क्लियर है? रिवाइज करते चलिएगा। एक दो और विशेष सर्कमस्टांस में हम लोग को पढ़ना है कैपिटल गेन कंप्यूट करने का, और उसके बाद फिर हम लोग इसके एग्जाम्पशन पे चले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बी गुड।